नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे निकालते हैं, ये आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए कुछ कंडीशंस हम लोग को फुलफ़िल करना पड़ेगा, देख लेना पड़ेगा कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई वैकेंट लैंड है, अगर कोई खाली ज़मीन है, अगर उसको आप भाड़ा पे देते हो तो वहाँ से जो इनकम जनरेट होता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है ना। तो वैकेंट लैंड नहीं होना चाहिए। मतलब आप वैकेंट लैंड अगर भाड़ा पे देते हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है, वो कहाँ पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है ना। लेकिन अगर उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है ना, अगर उस बिल्डिंग को, उस घर को अगर आप भाड़ा पे देते हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। दूसरा क्या है भाई, हम जिसको रेंट पे, जिस प्रॉपर्टी को हम रेंट पे चढ़ा रहे हैं, जिस हाउस को हम लोग भाड़ा पे चढ़ा रहे हैं, जो उसका एसएससी है, जो उसका ओनर है, क्या होना चाहिए वो, मतलब वो एसएससी जो भाड़ा पे चढ़ा रहा है वो उसका मस्ट भी ओनर होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। कहने का मतलब कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी का अगर मालिक नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर उसका भाड़ा पे चढ़ा देता हूँ, ओनर नहीं, और भाड़ा पे चढ़ा के अगर कुछ इनकम कमाता हूँ तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए सेकंड कंडीशन क्या है कि मस्ट बी ओनर, उसका, हम लोग को उस प्रॉपर्टी का, मेरे को ओनर होना पड़ेगा। और फर्स्ट कंडीशन क्या था कि वो लैंड वैकेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है भाई कि जिस प्रॉपर्टी को मैं भाड़ा पे चढ़ा रहा हूँ उस प्रॉपर्टी से जो, अगर मैं ओनर हूँ तो मैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना। अगर मैंने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज किया तो फिर वो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्यों आएगा। तो सिर्फ लेट आउट करना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए, रेंट के लिए। मतलब उससे हमारा कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए उस बिल्डिंग से। ठीक है ना। ये थर्ड कंडीशन था। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है भाई कि इनकम फ्रॉम सब लेटिंग लेट हाउस। सब लेटिंग लेट हाउस मतलब कहने का मतलब कि सब लेटिंग नहीं, मतलब कहने का मतलब बहुत बार होता है ना कि मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी का मैं ओनर नहीं हूँ, मैंने किसी से भाड़ा पे लिया और मैंने फिर फर्दर किसी और को मैंने भाड़ा पे दे दिया। तो अगर फर्दर मैंने किसी और को भाड़ा पे दे दिया और वहाँ से अगर मैं इनकम कमा रहा हूँ तो वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो ये चार कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कंडीशंस है भाई कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए चार कंडीशन है। क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन था आपका क्या कि वो वैकेंट लैंड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है भाई कि हम प्रीवियस ईयर में उसका हमको ओनर होना पड़ेगा। और थर्ड कंडीशन क्या है भाई, थर्ड कंडीशन ये है कि उस प्रॉपर्टी को हम बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करेगा। ठीक है ना। ओनर जो है उस बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए उस प्रॉपर्टी को नहीं यूज करेगा। एंड थर्ड क्या है कि सब लेटिंग हाउस से वो इनकम नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन हम फुलफिल कर लेते हैं तो हम लोग कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, ये कुछ फार्मूला दिया हुआ है। कहने का मतलब कि कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। इस प्रोसेस से, मतलब इस प्रोसेस में टोटल 3 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अगर आप इस 3 स्टेप को फॉलो कर लेते हो ना लाइन बाय लाइन, तो वेरी सिंपल, बहुत ईजी तरीके से आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं कि स्टेप 1 में क्या है। सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन पेपर देगा तो आप उस क्वेश्चन पेपर में से सबसे पहले आप ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आप ढूंढ के निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है ना, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है। अगर आपको डाउट है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में, तो मैं पहले बता दूं कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू वो होती है जो म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करती है। ठीक है ना, उस एरिया की जो म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करेगी फॉर टैक्स असेसमेंट, फॉर टैक्स पर्पज के लिए, वो हमारा क्या होता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होता है। और फेयर रेंट क्या भाई, फेयर रेंट है कि मतलब उस एरिया में, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी का, मतलब एक एरिया में अगर मान लीजिए 10 बिल्डिंग है तो एक सिमिलर रेंट होता होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर रेंट मान लेते हैं। और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट में जो स्टैंडर्ड रेंट होगा उस प्रॉपर्टी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मतलब कहने का मतलब कि रेंट कंट्रोल एक्ट द्वारा जो डिसाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो भी उसका वैल्यू है वो लिख लीजिए, फेयर रेंट का वैल्यू लिख लीजिए और स्टैंडर्ड रेंट का वैल्यू लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर। कहने का मतलब कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होगा सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए एग्जांपल मैंने क्या दिया कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मेरा कितना है, 200 है, और फेयर रेंट मेरा कितना है, 300 है। इन दोनों में से हायर कौन हुआ, 300, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा 300 जो हायर है वो स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वही वैल्यू मेरा नीचे उतर जाएगा।
जो कि मैंने यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है। क्या लिख दिया कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। जो हमारा सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट होगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू मेरा उतर जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता हो कि सर अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए कि मेरा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 200 रुपया है और फेयर रेंट मेरा 300 रुपया है, जबकि स्टैंडर्ड रेंट मेरा क्या है 250 रुपया है। तो ऐसे केसेस में देख लीजिए कि अगर ऐसा केस हुआ जहाँ पे आपका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, जो हायर है लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस करता है, तो ऐसे केसेस में हमारा जो नीचे जो स्टेप उतरेगा वो 250 रुपये ही उतर जाएगा। मतलब आपका अगर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से जो हायर होगा और वो हायर अगर स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस करता है तो स्टैंडर्ड रेंट ही क्या होगा, नीचे में आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल इस तरह से समझ लीजिए और एक एग्जांपल इस तरह से समझ लीजिए। तो इस केसेस में क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं किया तो 300 ही हमारा नीचे आएगा। अब स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एनुअल रेंट रिसीव, अगर आप एनुअल रेंट रिसीव जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि 50 रुपये, अगर मान लीजिए आप जो रूम भाड़ा पे दे रहे हो, जो रेंट पे दे रहे हो, मान लीजिए उसका 50 रुपया रेंट पे आपने दिया, 50 रुपीज़ रेंट है पर मंथ का। तो इस तरह आप एनुअल रेंट निकाल लीजिएगा। तो एनुअल रेंट कितना हो जाएगा, एनुअल रेंट हो जाएगा अगर 12 महीने का, अगर आपने मान लीजिए कि 12 महीने का 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से जोड़ेंगे तो एनुअल रेंट कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। और उसमें से आप क्या माइनस कर देगा, अगर अनरियलाइज कोई रेंट है, अनरियलाइज रेंट उसको बोलते हैं कि मान लीजिए कि आपने भाड़ा पे तो दिया, प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट किया, लेकिन प्रॉपर्टी को लेट आउट करने के बावजूद भी आप भाड़ा वसूली नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिए कि टेनेंट से आप 4 महीने का भाड़ा वसूली नहीं कर पाए, तो इसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। मतलब आप रिकवरी ही नहीं किए 4 महीने का रेंट, या किसी कारण से रिकवरी नहीं हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। तो जो आपका एनुअल रेंट होगा ना, उसमें से अगर कोई अनरियलाइज रेंट है तो माइनस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 4 महीने का 200 रुपये हो जाता है, तो 600 से 200 रुपये माइनस करके आपका क्या आ जाएगा, 400 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो एनुअल रेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। अब यहाँ पे लिख लेते हैं। अब फिर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप क्या भाई, कि ये जो स्टेप 1 से निकल कर आया था और ये जो स्टेप 2 से आया है, इन दोनों में से फिर हम देखते हैं कि विच एवर इज हायर। मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी, देखिए स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच एवर इज हायर। तो नीचे वाले फिगर हम लोग उसको बैठा देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 300 और 400 रुपये में अगर आप कंपेयर करते हो तो 400 रुपया हायर आता है, तो 400 रुपया हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना। स्टेप 2 यहाँ तक समझ में आया। लेकिन स्टेप 2 में और एक चीज़ है कि अगर कोई रेंट फॉर वैकेंट पीरियड है, अगर मान लीजिए कि 2 महीना मेरा घर मैंने भाड़ा पे ही नहीं दिया था, खाली था। देखो अनरियलाइज रेंट और रेंट फॉर वैकेंट पीरियड में डिफरेंस होता है। अनरियलाइज रेंट होता है कि मैंने भाड़ा पे दिया लेकिन पैसा रिकवर नहीं कर पाया, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, जो ऊपर में एनुअल रेंट से माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लेस कर रहे हैं, यहाँ पे जो लेस कर रहे हैं, ये रेंट फॉर वैकेंट पीरियड है। रेंट फॉर वैकेंट पीरियड का मतलब क्या होता है भाई, कि मैंने घर तो भाड़ा पे दिया था, सॉरी मैंने घर ही भाड़ा पे नहीं दिया था, मैंने घर ही नहीं भाड़ा पे दिया था, तो उसको बोलते हैं रेंट फॉर वैकेंट पीरियड। अगर मान लीजिए कि 2 महीना मैंने घर भाड़ा पे चढ़ाया ही नहीं था, लेट आउट किया ही नहीं था, तो 2 महीने का क्या आ जाएगा, 50 रुपये कैलकुलेशन के हिसाब से 100 रुपये आ गया। तो 400 से अगर मैं 100 रुपये माइनस कर देता हूँ तो 300 निकल के आया। ये जो 300 निकल के आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऐसे ही निकलेगा। कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर में अगर आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बोलता है ना, तो आप सेम इस प्रोसेस से होके निकाल लीजिएगा। सबसे पहले स्टेप 1 में वही आपको करना है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर उतार लेना है। स्टेप 2 में आपको एनुअल रेंट, और अगर अनरियलाइज रेंट अवेलेबल है तो उसको माइनस कर लीजिए, अगर नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा एनुअल रेंट यहाँ पे बैठा लीजिए। उसके बाद इन दोनों में से स्टेप 1 स्टेप 2 कंपेयर करके यहाँ पे 400 आ गया, और उससे रेंट फॉर वैकेंट पीरियड अगर दिया हुआ है, अगर वैकेंसी पीरियड है, वैकेंट पीरियड अगर अवेलेबल है तो वो माइनस कर लीजिए, वो जो निकल के आएगा उसको हम लोग यहाँ बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एक चीज और माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। देखो म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन पेपर में 2 तरह से दिया रहेगा, या तो ओनर पेमेंट करेगा, या तो कभी कभी जो ओनर का जो टैक्स होता है ना, कभी कभी टेनेंट पेमेंट कर देता है। तो 2 ही केस दिया रहेगा, या तो ओनर पेमेंट करेगा या तो टेनेंट पेमेंट करेगा। तो जब टेनेंट पेमेंट करेगा ना म्युनिसिपल टैक्स पे, तो आपको ये माइनस नहीं करना है। याद रखिएगा, अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट लिखा हुआ है तो वो फिगर हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। लेकिन अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर लिखा हुआ है तो वो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये म्युनिसिपल टैक्स 20 रुपये ओनर ने पेमेंट किया है तो 20 रुपये माइनस कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर है ना, ये डायरेक्टली कभी कभी अमाउंट दे देता है, और कभी कभी बोल देता है कि 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू,
10%, 20%, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू। तो ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू क्या है? ये वाला है जो म्यूनसिपलिटी डिसाइड करती है, मतलब म्यूनसिपल ने जो वैल्यू प्रॉपर्टी की लगा कर दी थी उसके ऊपर 10% टैक्स ले रही है। तो अगर डायरेक्टली 10%, तो 200 रुपये का 10% कितना हो गया? आपका 20 रुपीज़ हो गया। तो कभी कभी आपको ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर परसेंटेज निकाल कर म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर बैठाना पड़ेगा, और कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली आपको अमाउंट दे दिया जाता है, तो वो अमाउंट आपको बैठा लेना पड़ेगा यहाँ पे। और कभी कभी बोलता है ना कि मान लीजिए कि 200 रुपया आपका म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ, उसमें से बोल दिया कि भाई 50% टेनेंट ने पेमेंट किया है, 50% ओनर ने पेमेंट किया है। तो अगर 200 रुपये में से 50% अगर टेनेंट पेमेंट किया है, तो 50% ओनर पेमेंट किया है 100 रुपया, तो हमको सिर्फ 100 रुपये ही माइनस करना है, 200 रुपये नहीं माइनस करना है, क्योंकि टेनेंट वाला तो पेमेंट हम लोग लेते ही नहीं है। हम तो पहले ही बोल दिया कि भाई यहाँ कौन सा फिगर माइनस होगा? म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर वाला फिगर हम लोग को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस कर दीजिए। ये माइनस करने के बाद इसको सीधा यहाँ नहीं लिखकर सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे, और ये जो निकल के आया इसको हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू से अगर म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू। अब आगे ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 भी जो ये नेट एनुअल वैल्यू है ना, इससे हम लोग स्टेप 3 में 2 डिडक्शन मिलता है, और ये दोनों डिडक्शन हम लोग माइनस करने वाले हैं। स्टेप 3 का जो डिडक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब 24 के अंदर भी 2 क्राइटेरिया है। एक है सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, और दूसरा क्या है? सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे बी दिया हुआ है। 24A कहने का मतलब कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के अंदर कौन सा फिगर माइनस होगा? तो लिखा हुआ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो आपने नेट एनुअल वैल्यू क्या निकाला है भाई? नेट एनुअल वैल्यू 280 रुपया निकाला है। तो 280 रुपया का 30% आप सीधा निकाल लीजिए। जो भी आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसका सीधा 30% निकाल लीजिए। तो 30% मेरा कितना हो जाता है? 84 रुपीज़। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और माइनस करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, और इसके अंदर क्या आता है? हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। कि अगर मैंने उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, कहने का मतलब कि उस प्रॉपर्टी का जो मैं भाड़ा पे दे के रखा हूँ, जो मैंने लेट आउट करके रखा हूँ, उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए या उस प्रॉपर्टी का परचेज करने के लिए अगर मैंने कोई लोन लिया है, और उस लोन के ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ ना, वो इंटरेस्ट हमारा अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी के अंदर क्या होता है? लेस हो जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब अपने को छूट मिल जाती है। ठीक है ना? तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन हम माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपया अगर लोन लेकर रखा है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 100 रुपये का 12% कितना हो गया? 12 रुपया। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ? 2 चीज़ हमने माइनस किया। एक तो 30% नेट एनुअल वैल्यू, ये वाला जो नेट एनुअल वैल्यू का था 30%, और एक क्या भाई? अपना इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इन दोनों फिगर को हम लोग को किससे माइनस करना है? इस 280 से इन दोनों फिगर को माइनस करना है। तो मैंने क्या किया? इन दोनों फिगर का एक बार टोटल करके बाहर भेज दिया, 96 रुपया हो गया, और इस 280 से 96 रुपया माइनस कर दिया, तो मेरा क्या निकल के आ गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको जब भी क्वेश्चन पेपर में जब भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए कहेगा ना, तो आपको इस 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। वेरी सिंपल है इन तीनों प्रोसेस। स्टेप 1 में सीधा सा बात है भाई कि 3 चीज़ के बीच में कंपेयर करना है, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट के बीच में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए कि आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, तो जब स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है, अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं, तो आप ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में सीधा सा कंपेयर कर लीजिए। जो हायर होगा सीधा यही उतर जाएगा। ठीक है ना? जो हायर होगा वही उतर जाएगा। तो जो चीज़ हमको दिया नहीं रहेगा उसको तो बैठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? उसको बैठाने की हमको जरूरत ही नहीं है। जो अवेलेबल होगा उसके बीच में हमको कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पे तीनों में से जो कंपेयर करना है कर लीजिए। तो जैसा मैंने कि बताया, कंपेयर दोनों में कंपेयर करके सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट वाला वैल्यू उतार लीजिए। स्टेप 2 में आपको एनुअल रेंट देख लीजिएगा। एनुअल रेंट अगर आपको मान लीजिए कि आपको पर मंथ दे दिया, तो पर मंथ आप 12 से कैलकुलेशन करके एनुअल निकाल लीजिए। अगर एनुअली दिया है तो कोई बात नहीं, अगर अनरियलाइज रेंट है तो माइनस कर लीजिए, वो फिगर यहाँ बैठा दीजिए। फिर आपका करना है कि स्टेप 1 स्टेप 2 में कंपेयर करके ये नीचे वाला फिगर यहाँ पे लेके चले आइए। फिर उससे अगर कोई वैकेंट पीरियड माइनस करना है तो माइनस करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लीजिए। उससे म्यूनसिपल टैक्स माइनस करके क्या निकाल लेंगे? नेट एनुअल वैल्यू। उससे 2 डिडक्शन जाएगा, एक सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के अंदर और दूसरा क्या? सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर। ये दोनों फिगर माइनस करके क्या निकाल लेंगे हम लोग? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। किसका? जो प्रॉपर्टी लेट आउट होती है। मतलब प्रॉपर्टी जो होती है ना, 2 तरह की होती है। हाउस प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक लेट आउट होता है और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है भाई? सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मैंने प्रॉपर्टी को भाड़ा पे नहीं दिया,
खुद के रहने के लिए अगर यूज किया है, तो खुद के रहने के लिए यूज किया है ना। अगर ऐसे प्रॉपर्टी का अगर इनकम अपने को निकालना है, अब आप सोचेंगे सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी इनकम निकलता है क्या सर? निकालने के लिए बोलेगा क्या क्वेश्चन पेपर में? हो सकता है बोल दे आपको। तो अगर लेट आउट प्रॉपर्टी का अगर इनकम अगर आपको निकालना है तो इन तीनों प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का अगर आपको बोल दे कि आप इनकम निकालिए, तो ऐसे केसेस में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू जीरो हो जाता है, क्योंकि आपने भाड़ा दिया ही नहीं घर को। तो नेट एनुअल वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो जो डिडक्शन आएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, वो भी क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब नील हो जाएगा। तो सिर्फ आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केसेस में सिर्फ आप क्या माइनस कर सकते हो? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ माइनस कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सिर्फ लॉस आता है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अवेलेबल होता है तो, ठीक है ना। अगर मेरे पास दो घर है, अगर मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक लेट आउट, तो लेट आउट वाला केसेस में आप मान लीजिए कि 184 रुपये का आपने इनकम निकाल लिया। और दूसरे केसेस में क्या भाई, कि आपकी प्रॉपर्टी क्या भाई, आपकी प्रॉपर्टी तो मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी तो भाड़ा पे है ही नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केसेस में उसका नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी वाला भी क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। सिर्फ इंटरेस्ट वाला 12 रुपये नेगेटिव फिगर दिखाई देगा। तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी केसेस में सिर्फ इंटरेस्ट 12 रुपये नेगेटिव फिगर दिखाई देगा, और फर्स्ट वाले केसेस के लिए आपका सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देगा 184। तो दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके अगर आपसे वही पूछे कि सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप अपना बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई इनकम एक प्रॉपर्टी से तो मेरे को इनकम हुआ और दूसरे प्रॉपर्टी से मेरे को 12 रुपये का लॉस हुआ, तो दोनों को एडजस्ट कर दीजिए आप। 184 से 12 रुपये जो नेगेटिव सेकंड प्रॉपर्टी की जो नेगेटिव फिगर आई थी, 184 से सीधा 12 रुपये और माइनस कर दीजिए, जो नेट बचेगा वही आपकी क्या हो जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसे करके आपको एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी का दे सकता है। लेकिन लेट आउट वाले के लिए मैंने सिंपल सा तरीका आपको बता दिया कि लेट आउट वाले के केसेस में ऐसी तरह सॉल्व करेंगे, और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले के केसेस में सिर्फ इतना सा पोर्शन अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है ना, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा, कोई सम दे के मैं आपको एक क्लास और एक दो सम दे के मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और उसके बाद अगर मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैसे हम लोग एडजस्ट वगैरह करते हैं, या ऐसा केसेस कि जहाँ पे मतलब एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन उसको दो भाग में, मतलब कुछ प्रॉपर्टी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ पोर्शंस लेट आउट के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस के लिए मतलब क्या होगा, कैसे कैलकुलेशंस होगा, वो सब सेकंड वीडियो में मेरा रहेगा। तो पहले आप इसको देखिए, ये फर्स्ट वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों एक काम कीजिए, थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में ना इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, थोड़ा लाइक कीजिए कि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे। चलिए, थैंक यू।